प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम बहुत विशेष उद्देश्य को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। यह लेंट का समय है जिसे हम महा उपवास काल या चालीसा बोलते हैं। और इन शुभ दिनों के लिए परमेश्वर का एक वचन है जो बाइबल से मैं पढ़कर सुनाता हूँ। हमारा ध्यान तो अधिकांश समय उपवास के ऊपर में है और परमेश्वर जिस तरह के उपवास से प्रसन्न होता है वो यशायाह नबी की किताब से मैं पढ़कर सुनाता हूँ। लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो ये है, दुर्जनता के बंधनों से मनुष्य को मुक्त करो। जो व्यक्ति के गर्दन में जुआ हो उसे उतारो। अत्याचार की गुलामी में कैद इंसानों को स्वतंत्र करो। वस्तुतः हर प्रकार की गुलामी से मनुष्यों को स्वतंत्र करना। अपना भोजन भूखों को खिलाओ, बेघर गरीब को अपने घर में आश्रय दो। कोई नंगा व्यक्ति दिखाई पड़े तो उसे वस्त्र पहनाओ और अपने किसी भी ज़रूरतमंद भाई अथवा बहन से मुंह न छिपाना। ये बहुत विशेष रूप से और हमारे समाज के लिए आधुनिक काल में बहुत आवश्यक बातें हैं। बाइबल के ये शब्द आज के संदर्भ में बहुत महत्व रखती हैं। आधुनिक मानव समाज नूह के समय की तरह भ्रष्ट हो गया ऐसा लगता है। बच्चों को ठग फुसलाकर गुलाम बनाते हैं, कुकर्म करते हैं, कठोर श्रम कराते हैं, बेच देते हैं या तो हत्या भी कर देते हैं। इतना ही नहीं, वासना की इच्छा की तीव्रता से वश में होकर आज स्त्री वर्ग के ऊपर महान अत्याचार हो रहे हैं। अपहरण, गैंगरेप, गुलामी, कुकृत्य और हत्या के कारण मानव समाज भय से व्याकुल हो गया है। हमारा मानव तस्करी एक ऐसा विषय है आज जिसके विषय में हम लोगों को जानकारी रखना चाहिए। मानव तस्करी एक ऐसा विषय है कि हमें जानने की आवश्यकता है कि किस तरह शैतान आज इसके माध्यम से सारे संसार को दूषित कर रहा है। हमारे पास बहन सुश्री संगीता सोरेन है और ये खड़गपुर से आते हैं। इस विषय पर मानव तस्करी के ऊपर में इनका अच्छा ज्ञान है, क्योंकि 6 साल से अधिक हो गए ये सरकारी तंत्रों के साथ मिलकर और कई NGO के साथ मिलकर, जैसे क्राई, यूनिसेफ आदि के साथ मिलकर इन्होंने बहुत काम किया है और प्रैक्टिकल भी बहुत इन्होंने किया है। अतः इनको जो ज्ञान है उससे हमको लाभान्वित होने की ज़रूरत है। मैं बहुत खुश हूँ और आपके सामने संगीता जी हैं। तो संगीता जी, आप मेहरबानी करके बताइए कि ये जो मानव तस्करी है जिसको अंग्रेज़ी में हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं, ये हकीकत में क्या है और कैसे, क्यों ऐसा होता है, कैसे इसके कारण हैं इत्यादि हम जानना चाहेंगे। और हमारे बहुत भाई बहनों को अभी बहुत कुछ मालूम नहीं है और हम सोचते हैं कि बचने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए जानकारी आवश्यक है। जी, पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ आपको कि मुझे इस मौका दिया गया है कि मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के अनुसार ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो हम हिंदी में मानव तस्करी बोलते हैं, इस विषय के बारे में थोड़ा बोल सके। जैसे कि आप बोले कि मानव तस्करी होता क्या है, किस तरीके का होता है, कौन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये शुरू करने के पहले मैं कुछ फैक्ट्स में बताना चाहती हूँ। जैसे कि ये ह्यूमन तस्करी आज के दिनों में एक तो अभिशाप हो गया दुनिया के लिए। खाली ये भारत में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में ये इस तरीके से अभिशाप हो गया है
कि लोग हर तरीके का, हर जनरेशन, हर जेंडर, हर एज ग्रुप, हर कास्ट के लोग इस जो चक्रव्यूह है, ये क्राइम है, इसमें फंस जाते हैं। और इसको ऑर्गेनाइज क्राइम बोला जाता है, मानव तस्करी को। और इसमें जो इनकम, इसको प्रॉफिटेबल बिजनेस बोला जाता है। और इसमें जो रेवेन्यू जनरेट होता है, बोला जाता है कि ऑलमोस्ट 217 US बिलियंस, मतलब करोड़ों में ये एनुअली एक प्रॉफिटेबल इनकम जनरेट करता है। और ये सबसे लो रिस्क होता है इस बिज़नेस में, और जिसके वजह से जितने लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो विक्टिम होता है, विक्टिम से ज़्यादा जो एजेंट के हिसाब से काम करता है, एज ए ट्रैफिकर के हिसाब से, उनका संख्या इससे भी ज़्यादा है। और ये एज अ कंपनी, जैसे हम इंडस्ट्री बोलते हैं, तो ये इनका भी एक इंडस्ट्री होता है, इनका भी एक कंपनी होता है। और ये मिलजुल के एज ए टीम वर्क की तरह ये मानव तस्करी का क्राइम, ये ऑर्गेनाइज के तरीके से ये पूरा चलाते हैं। अब मैं इस विषय में, जैसे आपने बोला है कि अब मानव तस्करी होता क्या है, ये हमारे यूनाइटेड नेशन के अंडर में कुछ डेफिनेशन दिया गया है। तो जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ये, अंग्रेजी में मैं थोड़ा बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको हिंदी में उसको थोड़ा और विश्लेषण करके मैं बताने की कोशिश करूँगी। वहाँ पे बोला जाता है कि इट इज़ द रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफ़र, हार्बरिंग ऑफ रिसीव्ड ऑफ अ पर्सन बाय इम्प्रॉपर मीन्स। इम्प्रॉपर मीन्स कैसे हो सकता है? ये हो सकता है फोर्स, एब्डक्शन, फ्रॉड, कोएर्सन। किस चीज़ के लिए? फॉर एन इम्प्रॉपर पर्पस, जैसे कि फोर्स्ड लेबर और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। हिंदी में अगर हम समझेंगे तो ये क्या करते हैं, ये कुछ लोग को, कुछ व्यक्ति को नियोग करते हैं, रिक्रूट करते हैं। कैसे रिक्रूट करते हैं? वो डराकर, धमकाकर, कभी हिंसा जैसे तरीकों को इस्तेमाल कर कर उनको क्या करते हैं, बंधक बनाते हैं, स्लेव बना लेते हैं। और उसको क्या करते हैं, इनको बंधक बना के कुछ ऐसे देह व्यापार जो होता है, जो हम लोग बोलते हैं प्रोस्टिट्यूशन, कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अंग्रेजी में बोला जाता है, ऐसे सारे काम में, या तो फिर घरेलू जो काम होता है, डोमेस्टिक सर्विट्यूड के काम हम बोलते हैं, या तो फिर चाइल्ड लेबर जैसे जो काम होता है, बच्चों से जो काम कराया जाता है, ऐसे सारे कामों में वो इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब और एक चीज़ होता है इसमें, एक फैक्टर्स होती है कि जब ये नियोग करते हैं और जब इनका जो बंधक बना के जब उसको ऐसे सारे कामों में इन्वॉल्व करते हैं, तो इसमें एक पैसा का आदान प्रदान होता है, जो मुख्य एक कंपोनेंट होता है ट्रैफिकिंग का। ये और एक कंपोनेंट होता है कि आपको कोई फ्रॉड, जैसे कि मैंने बताया, जैसे यूनाइटेड नेशन के डेफिनेशन में कि जो मीन्स, इम्प्रॉपर मीन्स होता है, एक फ्रॉड रहेगा जिसमें वो एक फॉल्स प्रोमिसेस बताएगा। प्रोमिसेस तरीके का हो सकता है, या तो हो सकता है एक रोमांटिक रिलेशनशिप आपके साथ जुड़ के वो बताएगा कि आपको कुछ अच्छा घर देंगे, या तो आपको ज़्यादा प्यार देंगे, इससे भी आपका जो आप जीवन जो जैसे चला रहे हैं उससे बेहतर जीवन आपको दे सकते हैं। या तो फिर आपको कोई बताएंगे कि कोई काम का, आपको काम की ज़रूरत है, या पढ़ाई आप बाहर पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे कोई फॉल्स प्रॉमिसेस देगा जो बताएगा आपको बहुत ही कम पैसे में आपको वहाँ पे सबका सेटलमेंट, आपका अरेंजमेंट कर देंगे, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। तो ऐसे एक अल्यूरमेंट टेक्निक या फॉल्स प्रॉमिसेस रहेगा, और उसके साथ साथ एक पैसा का आदान प्रदान रहेगा। वो बोलेगा मैं आपको इतना पैसा देगा, मतलब आप नहीं देंगे, जो ट्रैफिकर जो एजेंट होगा वो आपको पैसा देगा कि ये लीजिए 20,000, ये लीजिए 30,000 या 5,000, जो भी जैसा होगा, मैं आपका पूरा पैसा का खर्चा उठाऊंगा। ये कैश में हो सकता है या काइंड में भी होगा, एक लेन देन का बात होगी। तो ये पूरा विषय होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। थैंक यू। आपने अब तक तो इसका डेफिनेशन वगैरह अच्छा से बता दिया, और को बहुत कुछ हमारे लोग समझ जाएंगे, बहुत कुछ। लेकिन अब आगे बात ऐसा है कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कारण बहुत तरीके का होता है। पहली बात तो अगर आप हमारे जो सिचुएशन है, भारत का सिचुएशन है, तो वहाँ पे अगर देखेंगे कि यहाँ पे जो पॉवर्टी बोलते हैं, ठीक है, गरीबी जो हम हिंदी में बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। और सभी कोई एक अच्छा लाइफ
चाहते हैं कि उनके पास पैसा हो, घर हो, खाना हो, और उसके साथ साथ कुछ अच्छे कपड़े पहनने का भी कुछ हो, लेकिन ये सबके पास नहीं होता है। तो अभी जहाँ पे भारत जैसे कंट्री में, जहाँ पे और अगर उनके पास कोई एक अपॉर्चुनिटी मिलती है या मिलता है कि जहाँ पे वो कम रिस्क में बहुत ज़्यादा पैसा वो इनकम कर सकते हैं, तो वो ऐसे सारे कामों में जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत आसान तरीके से हम कम समय में ज़्यादा पैसा इनकम कर सकते हैं और रिस्क भी ज़्यादा नहीं है। दूसरी कारण होता है कि हमारे बेरोजगारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट। आजकल एडुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पेपर में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे पीएचडी के लोग एक सामान्य क्लर्क का जॉब के लिए हज़ारों कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके एडुकेशन के हिसाब से वैसे जॉब नहीं मिलता है। तो या फिर हमारे भारत में स्किल लेबर का बहुत कमी है, तो वहाँ पे ये जो अनस्किल लेबर होता है तो उनको भी तो काम चाहिए होता है, तो वो कहाँ जाएंगे? तो वो बेरोजगारी को, काम को, चीज़ों को मिटाने के लिए भी ये होता है। दूसरा होता है कभी कभार जो हमारे कोई कैलामिटीज़ हो गया, जैसे अर्थक्वेक हो गया या बाढ़ आ गया या तो कोई स्टॉर्म हो गया, साइक्लोन हो गया, तो ऐसे सारे सिचुएशन में क्या होता है, ख़ास करके जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग होते हैं, तो उनका जो पैटर्न होता है लिविंग का, क्योंकि दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और लाइवलीहुड जो उनका उपाय होता है वो कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ में होता है, तो ये पूरा डिस्प्लेस्ड हो जाता है उनका, तो ये माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे जगह पे। तो इसी कारण से ये क्या करते हैं कि इसी समय पे बहुत सारे ऐसे एजेंट क्रिएट हो जाते हैं कि ताकि वो लोगों को दूसरे जगह में ले जाके उनको बेचकर एक इनकम सोर्स उनके लिए होता है। और कभी कभी होता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जब कम्युनल राइट्स हो जाता है, ठीक है, ये इलेक्शन के टाइम में जब आते हैं तो उस समय में भी, लेकिन लोग क्या होता है कि इन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, इंस्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी बहुत सारे लोग ऐसे सारे कामों में जुड़ जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको इनकम कर सकते हैं। और डिपेंड करता है, कुछ पुश एंड पुल फैक्टर का होता है। जैसे आप मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे कलकत्ता हो गया या मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे सारे जो बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ पे लाइफस्टाइल तो थोड़ा डिफरेंट होता है टाउन से। वहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, तो घर में काम करने के लिए कोई लोग नहीं रहता है, तो वहाँ पे डोमेस्टिक सर्विट्यूड में घरेलू काम करने के लिए कोई लोग चाहिए होता है। और अगर 24/7 आवर्स के लिए कोई अगर घर में रहता है तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये डिमांड क्रिएट करता है घरेलू काम के लिए। और जो टाउन एरिया होता है, रूरल सेक्टर होता है, तो उनको जॉब चाहिए होता है। तो ये एक पुश फैक्टर टाउन में या रूरल एरिया में होता है कि वो जॉब के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाता है, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एक पुल फैक्टर क्रिएट करता है, डिमांड क्रिएट करता है कि उसको एक घरेलू काम के लिए कोई लोग चाहिए होता है। तो इस तरीके की पूरा चीज़ होती है। ये डोमेस्टिक सर्विट्यूड इसको बोलते हैं ना जी, जो घरेलू काम जो है उसको अंग्रेजी में डोमेस्टिक सर्विट्यूड बोलते हैं। ये जो मानव तस्करी है, तो इसका कैसे, किन किन तरीक़ों से ये लोग करते होंगे, इनका तो अंदर की बातों को तो हम लोग नहीं समझ सकेंगे, लेकिन आप लोग अगर इसके भीतर में जा चुके हैं, इसलिए आप लोग ठीक जानेंगे कि ये काम भीतर से कैसे करते हैं, कैसे तरीके लगाते हैं लोग। देखिए, एक है कि ये मानव तस्करी, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हम बोल रहे हैं, इनका जैसे पहले मैं बोल चुकी हूँ कि ये टीम वर्क की तरह काम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे से काम करते हैं। तो इनका पहले तो वो क्या करते हैं कि देखिए, आप और हम तो ट्रैफिक नहीं हो रहे हैं, कुछ विशेष लोग ही ट्रैफिक हो रहा है। तो ये विशेष लोग कौन होता है, तो वो पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि आप और हम में से सबसे ज़्यादा वनरेबल कौन है, और किस में वो फैक्टर्स है ट्रैफिक होने का, विक्टिम का जो फैक्टर्स वो मेरे में है कि नहीं है, तस्करी के शिकार होने का जो है वो फैक्टर्स है कि नहीं, वो पहले वो फैक्टर आइडेंटिफाई करेंगे। आपके जो वनरेबिलिटीज़ है आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करके फिर वो देखेंगे कि किस तरीके के आपको काम में लगा सकते हैं।
अगर मैं औरत हूँ तो मुझे ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि कोई कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, देह व्यवहार जो व्यापार होता है उस कामों में मुझे लगाने के लिए। अगर कोई लड़का है तो कोई कंस्ट्रक्शन साइट में ले जाके, या ब्रिक क्लीन जो होते हैं, जो ईंट का भाटी हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे ले जाके आपको काम कराएगा। बॉन्डेड लेबर आपको कर देंगे, वहाँ पे आपको लगातार काम कराते रहेगा। या तो फिर कभी कभी ये लोग ये भी करते हैं कि कुछ कुछ छोटे छोटे बच्चे को एज एन ऑर्फन हिसाब से, बहुत सारे माता पिता होता है कि उनको बच्चे चाहिए होता है, तो इनको क्या करेंगे, ले जाके उसको बेच देंगे, बेच के और उनको एज अ ऑर्फन बता के, जबकि उनके माता पिता रहता है, लेकिन फिर भी उसको किडनैप करके और उनको दूसरे परिवार में दे देंगे। और कभी कभी यही बच्चों का या बड़े का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन का भी बहुत डिमांड होता है, तो काट के निकाल लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और बच्चे को ऐसा फेंक देते हैं। कभी कभी बेगरी के लिए भी यूटिलाइज करते हैं। कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे आप देखेंगे कि बच्चे, खास करके जब मैं कलकत्ता या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अगर देखेंगे, जो बच्चे माँ होते हैं ना, बच्चे को ऐसा लेके रखते हैं, और हमेशा देखेंगे वो बच्चा खेलता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा, वो सोते हुए नज़र आते हैं। तो वहाँ पर भी कभी कभी होता है कि ये बच्चे को भी वो किडनैप करके लेके आ जाते हैं। जो माता जो बच्चे को पकड़ के रखे, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा उस माते का ही है, वो किसी और का है, लेकिन वो उसको बेगरी में किडनैप करके लाया है और उसको बेगरी में इन्वॉल्व कर दिया है। इस तरीके के भी होता है। कभी कभी आपका ड्रग्स जो ट्रैफिकिंग होता है, स्मगलिंग में बच्चे को भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बच्चे को भी एब्डक्शन कर लेता है। इसको क्योंकि बच्चे पे शक बहुत कम करेंगे, अब बच्चा है कैसे करें कि बच्चे से ही वो पूरा एकदम बैग वैग चढ़ा के उसको पैक्ट करके उसको स्मगलिंग में इस्तेमाल कर देते हैं। और एक होता है फोर्स्ड मैरिज होता है। ये लोग क्या करते हैं, खास करके अगर यूपी हरियाणा में अगर चले जाएगा, वहाँ पे फीमेल सेक्स रेशियो बहुत कम है, मतलब फीमेल की संख्या बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे फीमेल फिटिसाइड जो होता है, भ्रूण हत्या जो होता है, वहाँ ज़्यादा होता है। लड़कों का संख्या ज़्यादा होकर लड़कियों की संख्या कम होती है, जिसके वजह से ये लोग क्या करते हैं कि बाहर से, दूसरे देशों से, दूसरे स्टेट से ये लोग क्या करेंगे, लड़कियां लेके जाएंगे। वेस्ट बंगाल से हो गया, रांची से हो गया, झारखंड से हो गया, बिहार से हो गया, असम से होगा, ये लड़की लोग लेके जाएंगे, शादी करेंगे, बाल विवाह कर देते हैं। बाल विवाह करके उसको उसके हरियाणा, यूपी, ऐसे सारी जगह पे ले जाएंगे। ले जाके वो सोचता है, यहाँ के माँ बाप सोचता है कि चलो मेरा बच्ची का तो अच्छा घर में शादी हो रहा, अच्छे लड़के के साथ, बहुत सारा प्रॉपर्टी है, लेकिन वहाँ क्या करते हैं, एक्चुअली शादी करके लेके तो जाता है, लेकिन उसको जो एक पति पत्नी का जो एक रिलेशनशिप होना चाहिए वैसे करके उसको कोई देता नहीं है, बल्कि उसको प्रॉपर्टी देखभाल करने के लिए उसको रखा जाता है। और उसके साथ घर के जितने सारे मर्द होते हैं वो उसके साथ शारीरिक संबंध रखते हैं। तो इस तरीका के भी वो लोग करते हैं। और एक आजकल के रेट में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ऑनलाइन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। आजकल हम लोग सोशल मीडिया, फ़ोन में ऐसे जैसे हम लोग बहुत आसानी से अवेयरनेस हम लोग यूट्यूब चैनल में हम लोग कर रहे हैं, तो लोग डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो यही नेगेटिव वाइज में भी यूज़ करते हैं ये लोग सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म में एक लड़का लड़की के साथ वो दोस्ती करेंगे, दोस्ती करने के बाद फिर उसके रोमांटिक रिलेशनशिप में वो लेके जाएंगे। ले जाने के बाद फिर आपको उसको भगा के दूसरे जगह पे लेके चले जाएंगे। फिर वहाँ से उसको कोई एक जगह पे एज अ प्रोस्टिट्यूशन के काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं, या डोमेस्टिक वर्कर के हिसाब से काम में लगा सकते हैं, ऐसे सारे काम में करता है। और आजकल के रेट में तो पोर्नोग्राफी जो होता है, ब्लू फिल्म हम लोग बोलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ये लोग यूज़ करते हैं। कोई ब्लैकमेल जैसे सिचुएशन यूज़ कर देंगे, क्योंकि जब इंटीमेट रिलेशन होता है तो एक कुछ इंटीमेट पिक्चर्स भी शेयर करते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में। तो किसी भी कारण से अगर लड़की या लड़का वही एजेंट को शेयर कर देते हैं, तो वो एजेंट उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं, और फ़ायदा उठा के बोलते हैं देखो ये तो तुम्हारे पास से तो मेरे पास ऐसे सारे पिक्चर्स हैं, अब तो मैं इसको वायरल कर दूंगा।
अगर तुम मैं जो कहता हूँ या कहती हूँ उस हिसाब से अगर तुमने काम नहीं किया तो फिर आपका लाइफ पूरा बर्बाद हो जाएगा, आप आगे का कुछ नहीं कर सकते। तो ये तब वो क्या हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली स्लेव बन जाता है। तो वो डर जाते हैं कि हम इसका कैसे कर सकेंगे, तो वो एजेंट जैसे बताता है, ट्रैफिक का जैसे बताते हैं तो वैसे काम करते हैं। तो इनका ट्रेंड भी चेंज होता है, जो आज से 10 साल पहले कैसा था और आज के रेट में ये जो ऑनलाइन बोल रहे हो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये कभी कभी होता है कि हम इंडिया में हैं, ट्रैफिक का ज़रूरी नहीं होता कि इंडिया में ही होगा, हो सकते दूसरे कंट्री से भी होगा, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, ऐसे जगह से भी ट्रैफिकर आकर भी इनको फॉल्स प्रोमिसेस दे के भी आपको ये करते हैं। और जब हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तब इनको मिलता भी नहीं है। जैसे काम करने वाले हैं तो कैसे लोग होते हैं जो कि ये काम को अंजाम देते हैं? हु आर द काइंड ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन इट? और विषय हमारा झारखंड में तो पता नहीं, हम नहीं जानते हैं कि यहाँ कुछ होता है ऐसा कि नहीं होता है। और तो आप लोग को कुछ अगर इसका इंफॉर्मेशन है तो वो भी हमें जानने से अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। ये बिल्कुल ज़रूरी है जानने के लिए, ये कौन कौन इन्वॉल्व होता है इस पूरे टीम वर्क में, इस काम के लिए। तो ख़ास करके इसके पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ट्रैफिकिंग का कुछ पॉइंट्स है, कहाँ से कहाँ होता है। जैसे मैंने ये कंपोनेंट मैंने बताया था डेफिनेशन में कि ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। हाँ, मतलब कि ये एक जगह से दूसरी जगह लिया जाता है, स्थानांतर किया जाता है। तो इसका मतलब इसका बहुत सारा पॉइंट है। एक सोर्स पॉइंट होते हैं, दूसरा डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, बीच में एक ट्रांजिट पॉइंट होती है। ट्रांजिट पॉइंट होता है जहाँ पे ये लोग थोड़े दिन के लिए रुकते हैं, सोर्स में रिक्विट होता है, लेके आके ट्रांजिट पॉइंट में जो जंक्शन हम बोल सकते हैं वहाँ पे थोड़े दिन के लिए रुकते हैं, फिर वहाँ से डेस्टिनेशन पॉइंट में लिया जाता है। डेस्टिनेशन पॉइंट में वहाँ पे ये लोगों को एकदम बेच दिया जाता है। मतलब वहाँ पे वो डिसाइड करेंगे कहाँ उसको जाना काम में लगा, कौन तरीके का काम में हम उसको लगाएंगे। तो ये जो पॉइंट मैंने बताया, ये सारे पॉइंट में डिफरेंट लोग काम करते हैं। एक रिक्रूटर होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि वल्नरेबल कौन है, वो आइडेंटिफाई करके वो पहला व्यक्ति एक रहेगा, ठीक है। फिर वहाँ से वो लेके जाएगा, बीच में जो ट्रांसफ़र करेगा, जो लेके जाएगा सोर्स पॉइंट से ट्रांजिट पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट पे ले जाने के लिए, यहाँ पे और एक ट्रैफिकर रहेगा, एजेंट रहेगा जो उसको यहाँ से लेके जाएगा। ले जाने के बाद ये फ़ोन करके इसको बोलता है, इनका एक टीम रहेगा, 2-3 टीम, 3-4 लोग और जुड़ जाएंगे। शुरू में एक आदमी रहेगा, फिर उसके बाद संख्या बढ़ेगी, 1 से 2, 2 से 3 होगी। फिर वहाँ ट्रांजिट पॉइंट के बाद जब डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाएगा तब वहाँ पे 4 या 5 या 6 लोग बढ़ जाएंगे। और वहाँ पे लास्ट में जो रहता है डेस्टिनेशन पॉइंट, वहाँ पे पिंप रहता है। तो ये पिंप क्या करता है, ये इसके पास पैसा रहता है, इसके पास एजेंट रहता है। ये पिंप को दूसरा और क्या शब्द हो सकता है? हम लोग तो इंग्लिश में पिंप ही दलाल जो बोलते हैं। दलाल, अच्छा, ठीक है। ये दलाल डिसाइड करता है कि या किसके पास जाएगा, कौन एजेंट के पास जाएगा, अच्छा, कितना पैसा लगेगा, रेट ये लगाता है। तो हर जगह पे जब ये इंसान को यहाँ पे जो कमोडिटी यूज़ किया जाता है, तो ये इंसान का जब सोर्स ट्रांजिट और डेस्टिनेशन पॉइंट पे जब वो लेके जाता है तो उसका रेट भी वैसा बढ़ता जाता है। मे बी शुरू होता है 5,000 10,000 से, मैं जस्ट मिनिमम बता रही हूँ, वो जाके पहुँच जाता है 80 लाख से ज़्यादा। डिपेंड करता है किस तरीके का काम में हम आपको इन्वॉल्व कर रहा है। ऐसे रांची में भी या झारखंड में भी ऐसे बहुत सारे केस है जहाँ पे बहुत सारे रिपोर्ट गवर्नमेंट ने भी निकाला है। बहुत सारे संस्थाएं यहाँ पे काम करते हैं, जैसे बचपन बचाओ आंदोलन हो गया, जैसे आपके और भी है संस्थाएं हैं जो गवर्नमेंट के साथ इनिशिएटिव करके काम करते हैं। और एक शक्ति वाहिनी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी काम करता है ऐसे विषय के ऊपर में। यूनिसेफ तो है ही इसके ऊपर में काम करते हैं। तो इन लोग ने मिल के कुछ रिपोर्ट निकाले हैं
तो वहाँ पे ये लोग बता रहे हैं रांची एक्ट एज अ ट्रांजिट पॉइंट। यहाँ पे एक ट्रेन चलती है जो रात में ही चलती है, और वो ट्रेन को बोला ही गया है स्लेवरी ट्रेन के बारे में बोला जाता है, क्योंकि ये ट्रेन में ही डिफरेंट जगह से जमा कर यहाँ पे रांची में लाया जाता है, फिर यहाँ से रात में दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अच्छा। तो इसका नाम ही वैसा हो गया। मैं यहाँ पे ट्रेन का नाम नहीं लूँगी, लेकिन जानकारी की मैं बता रही हूँ। रिपोर्ट में ऐसे आया था 2014 के रिपोर्ट में, और बता रहे हैं कि यहाँ पे जब ये ट्रांजिट पॉइंट पे जब ये लोग इन्वॉल्व होता है, और उसी समय पे लेकिन ये जो रिक्रूटर होता है, ये आप बोल सकते कि लड़का होता है या लड़की होता है, ये इनका कोई जेंडर नहीं रहता है, ये कोई भी हो सकता है और कोई भी एज का हो सकता है। आप सोच रहे हो कोई एक लड़की, और ये जो ट्रैफिकिंग में सबसे ज़्यादा विक्टिम होता है, 99% जो होता है वो औरतें और लड़कियां ही ज़्यादा होता है, लेकिन आजकल लड़के भी इसका शिकार होते हैं, लेकिन मात्रा मेजॉरिटी इज़ वुमेन एंड फीमेल, और रिक्रूटर भी फीमेल होता है कभी कभार। तो इस सारे विषय में इस तरीके से होता है। और रांची में भी ऐसे बहुत सारे, अगर आप गवर्नमेंट की रिपोर्ट पढ़ेंगे, वो आसानी से आपके गूगल अगर करेंगे आपको मिल जाएगा कि सिचुएशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन झारखंड में। तो वहाँ पे बहुत डिटेल रूप से बताया गया है कि कौन कौन से स्पॉट है जहाँ से यहाँ ट्रैफिकिंग होता है, और किस तरीके का ट्रैफिकिंग होता है। इवन रांची में मैं पढ़ रही थी एक रिपोर्ट में, जहाँ पे रांची में कुछ चौक होता है, तो वो चौक में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं सुबह सुबह, और इकट्ठा होते हैं इसी कारण में ताकि कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाए कामों के लिए। तो ये प्लेसमेंट एजेंसीज जो होता है उनको पता रहता है कि ठीक है यहाँ चौक है, इस चौक में जाने से यहाँ पे लोग मिल सकता है, तो वहाँ पे वो जाके वो बोलेगा हम लोग तो ये एजेंसी है, कोई भी एक फॉल्स कार्ड भी आपके सामने ला के दिखा देंगे। अब क्योंकि अभी सरकार तो बहुत मैंडेट कर दिया है कि कोई भी प्लेसमेंट एजेंसी का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन के बिना वो इलीगल है। लेकिन आजकल तो इलीगल पेपर भी बना के लेकर आ जाते हैं, तो ये लोग तो उतना शिक्षित होते नहीं हैं, तो उनको कोई भी कुछ बातें बनाकर फिर उनको वहाँ से भी प्लेसमेंट एजेंसी लेके चले जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा रैकेट काम करते हैं। तो वैसे चौक में जहाँ पर कि लोग नौकरी के लिए इकट्ठे होते हैं वैसे लोग, हाँ, जैसे कंस्ट्रक्शन लेबर जो हो गया, ठीक है, क्योंकि जैसे झारखंड के इलाकों में अधिकतर दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग में होता है। यहाँ पे कुछ जैसे कारपेट इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है, तो कारपेट इंडस्ट्री में भी लेकिन अभी बच्चे का ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अगर बंगाल, पश्चिम बंगाल में चले जाएंगे तो वहाँ पे टेलरिंग, जरी का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे उस तरीके से वो लोग कभी कभी क्या होता है ना, आपके जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, ये लोग वो भी स्टडी करते हैं, स्टडी करके ही वो अपना पैटर्न भी उतना डेवलप करके आपको वैसे तरीके का जाल में फंसा के ट्रैप करके आपको ट्रैफिक का सिचुएशन में आपको फंसा सकता है। जैसे कभी कभी जो एक के दुख के अथवा ग्रुप में बच्चों को अथवा स्त्रियों को किसी को वो ठग फुसला करके ले जा रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पहचानने का कोई साइन होता है? होती है, थोड़ी डिफ़िकल्ट होता है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। पहले बात तो जब ये झुंड में लेके जाते हैं, इनका देखेंगे कि ये बच्चे के साथ या ये लोगों के साथ अगर हम पैसेंजर हैं और एक झुंड में जा रहे हैं, आप जब इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे उन लोगों के साथ, कहीं ना कहीं से इंटरेक्ट करते करते उनको पता भी नहीं चलेगा वो जा कहाँ रहा है। वो आपको प्रॉपर लॉजिकल कोई आंसर नहीं दे पाएंगे कि अब कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, तो वो ठीक से आपको आंसर नहीं बता सकेंगे। इनफैक्ट ऐसा भी होगा कि आप बात करते कहीं से एक आदमी आ जाएगा अचानक से, और वो कोशिश करेगा इंटरफेयर करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल का जवाब वही देगा, उनसे बात करने नहीं देगा।
कभी कभी होता है कि जैसे हाईवे एरिया में जैसे ढाबा हो जाती है, तो वहाँ पे देखेंगे कोई बच्चा अगर काम कर रहा है, तो कभी कभार ये भी होता है कि ये सारे बच्चे को भी ट्रैफिक करके लाया जाता है, क्योंकि बच्चे का क्या होता है ना, बहुत सस्ते में उनका कम पैसे में आप एक लेबर जनरेट कर सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर का जो है। तो ये बच्चे के साथ भी अगर आप इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो एक तो वो बच्चे जैसे आप बात करने जाएंगे, उसका जो एम्प्लॉयर रहेगा वो बीच में आ जाएगा, वो बोलेगा कि अब बच्चा तुम उधर जाओ, तुम्हारा कुछ काम है उधर, या तो ये लड़का आई कांटेक्ट ही नहीं करेगा, डरा डरा सा रहेगा, वो कभी कभार अपना नाम तक नहीं बता सकेगा, या तो फिर आप उनको बोलेंगे कि ठीक है आपका पहचान पत्र जो है वो दिखाएंगे, तो वो सब फट से बोल देगा नहीं मेरे पास तो कुछ है नहीं, वो मेरा एजेंट को मैंने दे दिया है। तो ये पूरा कंट्रोल जो है ना, वो एजेंट जो ट्रैफिकर है वो ले लेंगे। और कभी कभार इनके शरीर में कुछ कुछ निशाने होता है, मार का निशानी होता है या कुछ ऐसे निशाने होता है, उस निशानी से भी आपको पता चल सकता है। कभी कभार ऐसे होता है कि खासकर मैंने जो रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्वॉल्व हुआ है, जो केस स्टडी में मैं जो इन्वॉल्व हुआ है, अधिकतर उसमें एक पैटर्न था कि कोई लड़की या लड़के को जब लेके जा रहे हैं तो उनको कुछ खाने में मिलावट कर देते हैं, जैसे कि पानी भी हो सकता है सिंपल, वो देखिए ठीक है तुम बैठो, तुम्हारे लिए तुम पानी ये पियो, तब तक हम लोग आ रहे हैं। तो वो पानी पी लेने के बाद वो बेहोशी जैसा हालत हो जाता है उसको सब सुनाई तो देगी लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगी। इवन आप बगल में ही बैठे हैं लेकिन वो चीख के नहीं बता सकेगी कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो कोई अधिक से ज़्यादा सो रहा है या नींद में है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ये चीज़ भी एक साइन हो सकती है कि वो ट्रैफिकिंग के लिए ही लेके जा रहे हैं। तो ये कभी कभार ये जो साइंस जो है ये बहुत ऑब्जर्वेशन ठीक से करने से आपको पता कर सकते हैं। बहुत बातों में शिकार कैसे लोग होते हैं सो भी तो आपने थोड़ा बहुत किया कि कैसे लोग इसके शिकार बन जाते हैं। और तो ऐसे तस्करी के मामला जो बढ़ते जा रहा है, तो इसके रोकथाम करना में कोई ऐसे तंत्र हैं, सिस्टम हैं जो सरकार अथवा एनजीओ जो विशेष इसमें कार्यरत हैं? बिल्कुल। पहले तो मैं हमारे जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, कुछ एनजीओस है जो काम कर रहे हैं, आज से 10 साल के पहले कुछ आइन हमारे सरकार में लागू कर चुकी है, खास करके बच्चों के लिए ही कर चुके हैं। ICPS स्कीम बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम बोला जाता है। तो उसके अंतर्गत बहुत सारे ऑफिस और यूनिट्स खोल चुके हैं। उसमें जैसे होता है आपका DCPU, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बोला जाता है। ये यूनिट सरकारी होता है और ये बच्चों के लिए ही काम करता है। अब बच्चे कितने साल से, एकदम 0 से 18 साल के बच्चे तक, जो कंप्लीट नहीं हुआ 18 साल उसके नीचे तक बच्चों के लिए ये ऑफिसर्स जो होते हैं, जो लोग हैं, टीम है DCPU यूनिट में, ये काम करते हैं उनके रेस्क्यू के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए, ये सारे काम करते हैं। फिर उसके साथ साथ आपका चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो होता है ये एक तरीके का कोर्ट भी है, आप बोल सकते हैं। यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं ये मेंबर्स फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं। तो जैसे कोई बच्चा को हम रेस्क्यू किए हैं, तो आप ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में आप जाकर उसको बता सकते हैं। या तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पे ऐसा घटना घटी है, कोई बच्चा लापता है और कुछ पता नहीं चल रहा है नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, तो आप ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में पास भी आप जा सकते हैं, जाकर उसका मदद ले सकते हैं। फॉर इसके अलावा तो चाइल्ड लाइन है, आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा और बता दे रही हूँ। ये भी एक चाइल्ड इंडिया फाउंडेशन से जो NGO है, नोडल एजेंसी, ये लोग ऑपरेट करता है, लेकिन ये भी एक गवर्नमेंट का ही एजेंसी है जो एक हेल्पलाइन नंबर जनरेट करता है 1098 1098। ये नंबर हेल्पलाइन नंबर है जो 24/7 चलती है और इसमें कोई पैसा नहीं लगता है।
फ़ोन करने में। आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करके आपके जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, कोई इंसिडेंट अगर होता है बच्चों के लेके, तो यहाँ पे आप सपोर्ट के लिए फ़ोन कर सकते हैं। और अच्छा होगा अगर बच्चे को भी ये नंबर, आपके घर में अगर कोई बच्चे हैं तो उनको भी ये नंबर अगर बता देंगे 1098, तो वो भी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। कहीं पे अगर खो भी गया, वो बच्चा खुद भी अगर फ़ोन कर लेता है तो तुरंत उसको हेल्प मिलती है। तो ये एक हो गया। दूसरा और एक है कि स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है। पुलिस भी जो थाने हम बोलते हैं, या थाने भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होता है, ये भी बच्चों के लिए होता है। हर एक आपके यहाँ पे जो झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट जो है, हर डिस्ट्रिक्ट में ये SGPU है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। ये बच्चों के लिए भी काम करते हैं। फिर आपका दूसरा और एक है कि महिला थाना भी आपका हर 24 डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। आप वहाँ जाकर भी हेल्प मांग सकते हैं। और एक आपकी जो डिपार्टमेंट है, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है, उनके अंतर्गत एक नया इनिशिएटिव आपके झारखंड गवर्नमेंट ने किया है। वो है आपका झारखंड के महिला समख्या सोसाइटी एक है, तो जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर में वो लोग काम कर रहे हैं। महिला के शिक्षा के ऊपर में हो सकता है, या लाइवलीहुड जो जनरेशन जो होता है, काम के लिए जो जुगाड़ होता है, वो चीज़ के लिए भी ये लोग काम करते हैं। और एक है जो स्पेशली ट्रैफिकिंग के लिए, जो और एक कमेटी इनका है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है। तो ये स्पेशलाइज्ड टीम है जो ट्रैफिकिंग के ही ऊपर में ही काम करते हैं। कोई बच्चा मिसिंग हो गया, कभी कभी हम लोग देखते हैं, मैंने जितने सारे केसेस में काम कर चुके हैं, या फिर आप कोई रिपोर्ट या केस हिस्ट्री आप देखेंगे, बोला जाता है जो मिसिंग के साथ ट्रैफिकिंग का एक अलग से लिंक होता है। कोई बच्चा, मेरे ही एक अनुभव से मैं बता रही हूँ कि मैं पहले जो एक संस्था में काम करती थी, तो वहाँ पे प्रिवेंशन एरिया में हम लोग काम करते थे। तो प्रिवेंशन एरिया में जागरूकता, अवेयरनेस कैंपेन हम लोग बहुत करते थे। तो हम लोग जब गांव में जब अवेयरनेस काम करना चालू किया, हम लोग ने बताने, ऐसे ही हम लोग बता रहे थे कि किसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं, कैसे होता है, कौन इन्वॉल्व होता है, किस किस के पास आप सहायता के लिए जा सकते हैं। तो वो कैंपेन कंप्लीट होने के बाद एक फैमिली हमारे पास आता है वहाँ से, और आने के बाद वो हमें पूछता है कि मैडम, हम तो एक सिचुएशन के लिए आए हैं। मुझे क्या सिचुएशन है कि हमारे 2 बच्चे हैं, और ये 2 बच्चे को तो हमने आज से 6-7 महीना हो गया है काम के लिए दिल्ली भेज दिया है। मैंने कि दिल्ली भेज दिया, बात होती है? तो बोलती नहीं मैडम, वो तो पहले 2-3 महीना बात हुआ था, उसके बाद से तो बच्चे से हम कुछ बात नहीं कर पाए हैं। और हम लोग को बोला गया था कि जहाँ वो भेज रहे हैं वहाँ पे खाना भी होगा, एजुकेशन भी मिलेगा, थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा जहाँ वो रहेगा। और अभी हम लोग जब बोल रहे ही बात कराए, तो बोलता है कि नहीं, वो जिस घर में काम करने के लिए गया है, वो वहाँ पे कोई सामान चोरी कर लिया है और वहाँ से भाग गया है। अब उसके नाम पे हम लोग, तो वो जो एम्प्लॉयर है तो वो तो FIR कर चुका है उस बच्चे के नाम पे, तो हमें अभी पता नहीं आपके बच्चा कहाँ है। तो ये प्लेसमेंट एजेंसी ने हाथ उठा लिया। तो ये जो मिसिंग हो गया, मतलब अभी वो लापता है बच्चे, दोनों बच्चे को कुछ पता नहीं है। तो बोलते हैं कि ये फिर क्या है मैडम, तो कि हमारे बच्चे का क्या हुआ है। तो मतलब ये तो अगर हम कंपोनेंट, जैसे मैंने डेफिनेशन बताया है, तो मैंने पूछा कि तो आपने कुछ पैसा दिया था या वो आपको कुछ पैसा दिया था? बोले कि हाँ, हम लोग को इसके लिए 30,000 दे दिया है ऑलरेडी पैसा, दोनों बच्चों के लिए। पहले एक बच्चा भेजा था, फिर दूसरे बच्चों को भी भेजा था, क्योंकि हमें पैसा का ज़रूरत है, और हमारे जो हस्बैंड है वो लाचार है, काम में नहीं जा सकता है, जिसके वजह से मुझे ही काम, मतलब उसके जो वुमेन है मुझे ही काम करना पड़ता है। तो अभी इतना खर्चा कहाँ से उठाएंगे, बच्चा भी, इतने सारे बच्चे हैं, तो ये बच्चों को भी पालने के लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए हमने भेज दिया कि वो काम करेगी तो मुझे भी पैसा मिलेगा और हाथ में कुछ रहेगा। अभी तो हम तो 2 बच्चों को खो दिए हैं। तो ये एक मेन कंपोनेंट पता चल गया कि चलिए एक लेन देन हुआ है, पैसा का स्थानांतर हो गया सोर्स से डेस्टिनेशन पॉइंट। मतलब वो बंगाल का था और बंगाल से उसको दिल्ली में लेके चला गया, दूसरा स्टेट में लेके चले गया है। तो 1-2 कंपोनेंट आपको मिल जा रहा है,
ठीक है। और देखिए ये लाचारी वाला का फ़ायदा, फॉल्स प्रोमिसेस वाला भी बात आ रहा है। मैंने पूछा आपको क्या क्या वादा किया था, नहीं वो बताया था कि वो जहाँ जाएगा उसको अच्छा खाना मिलेगा, उसको एडुकेशन भी अच्छा मिलेगा। तो देखिए यहाँ फॉल्स प्रोमिसेस भी उसको दिया गया था, लेकिन यहाँ पे कोई भी बात अभी जाकर खड़ा हो रहा है कि इनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि कौन सा प्रॉमिस फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये पूरा कंपोनेंट अभी ट्रैफिकिंग में जाके पता चल रहा है, ये ट्रैफिकिंग वाला इशू है। तो पहला क्या काम करना पड़ेगा, पहला होता है कि जैसे मैंने बताया कि इतना सारे थाने हैं, हाँ, तो थाने में पहले जाके तो ऐसे मिसिंग केस में तो एफआईआर दर्ज करना है। हमारे कोर्ट में, संविधान में ऑलरेडी बोल दिया गया है कि कोई बच्चा अगर मिसिंग होता है तो थाने में जाके डायरेक्ट आपको एक मिसिंग फाइल कंप्लेन करना पड़ता है और वहाँ पे एफआईआर करना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ही होगा। जीडीई मतलब जनरल डायरी एंट्री नहीं होगी। जनरल डायरी एंट्री कब होता है, जैसे कि हम मोबाइल चोरी हो गया तो वो एक कंप्लेन हम लिख के देते हैं, तो उसका एक पर्ची स्टैम्प मार के आपको दे देते हैं, तो वो जीडी होता है। एफआईआर होता है वो फॉर्म में ऊपर में लिखा रहेगा एफआईआर, आपका कंप्लेंट के भित्ति के ऊपर में ही एक रिपोर्ट पुलिस तैयार करेगा। तो वो एफआईआर जब होगी इसका मतलब आपका इन्वेस्टिगेशन पुलिस को चालू करना पड़ेगा। तो सबसे मेन प्रॉब्लम यही होता है कि केस अनरिपोर्टेड हो जाता है, मिसिंग होता है, कंप्लेंट दर्ज होता है, लेकिन एफआईआर में कन्वर्ट नहीं होता था। इवन अभी भी जब संविधान में ऑलरेडी बता दिया है कि एफआईआर होना है, कंप्लेंट मिलते साथ ही एक बच्चे का मिसिंग का एफआईआर में कन्वर्ट होना है, तभी भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा और विजिलेंट और एक्टिव सिटीजन के हिसाब से हमको और पुश करना पड़ता है कि ऑफिशियल्स को कि इसको एफआईआर में कन्वर्ट हो सके, ताकि नेक्स्ट स्टेप हम लोग कर सके। तो यहाँ पे 4 महीने तक ये देखते हैं कि बच्चा का कोई पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं पता चल रहा है तो वो तुरंत ये पूरा केस चले जाता है AH2 डिपार्टमेंट में, जो मैंने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में बोला था। ये टीम अभी आइडेंटिफाई करेगा कि ट्रैफिकिंग एंगल कितना है, कौन कौन हो सकता है, उसका ट्रैकिंग सिस्टम अलग होता है, नंबर ट्रैक करेगा, एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो उसके बाद पूरा रेस्क्यू का ऑपरेशन प्लान करके फिर इनको निकालने की कोशिश करता है। तो ऐसे सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बना के रखे हैं, और उसको गवर्नमेंट तो अकेला काम नहीं कर सकता है। तो इसका सहायता के लिए ऐसे जो मैंने ऑलरेडी नाम ले चुके, जैसे NGO है, शक्ति वाहिनी हो गया, चाइल्ड लाइन हो गया, फिर आपका यूनिसेफ हो गया, सेव द चिल्ड्रन भी काम करते हैं सब विषय के ऊपर में। ऐसे और भी लोकल छोटे छोटे NGO है जो ऐसे कामों में जुड़ जाते हैं। कभी कभी बहुत मैंने देखी है दूसरे जगह पे कुछ चर्चेस भी इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और एक स्टेट एडवाइजरी कमेटी होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जो एक एक्शन प्लान ड्रॉ करते हैं कि कहाँ कहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, और क्या और कितना सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए कितना कितना और ऑफिसेस का ज़रूरत पड़ेगा, कितना कितना पर्सनल्स का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिकर का मात्रा जो हो बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे जो फाइटर होगा है ना, तो उनका भी जो स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। फिर टास्क फोर्स है, टास्क फोर्स भी जो रहते हैं, बॉर्डर टास्क फोर्स है, वो टास्क फोर्स जो डिपार्टमेंट होता है या पुलिस होते हैं, जनरल पर्सनल्स होते हैं, वो लोग भी दूसरे स्टेट के बीच में भी वो लोग काम करते हैं। क्योंकि कभी कभी ये दूसरे स्टेट के जब बात होती है तो, या कभी कभी बॉर्डर वाली जो बात हो जाती है, क्योंकि हमारे इंडिया दिस शेयर्स सम बॉर्डर्स लाइक नेपाल एंड बांग्लादेश भी है, तो ये बॉर्डर में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग होता है। तो ये चीज़ को देखने के लिए भी पर्सनल्स होते हैं, ट्रैफिकर्स को डील करने के लिए अलग से ट्रैफिकिंग यूनिट और डिपार्टमेंट स्टेट लेवल में भी ऑपरेट करते हैं। तो ये सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ले चुकी है। और इससे तो साफ पता चल रहा है कि जितने शिकार बन जाते हैं और ट्रैफिकिंग में जो ये पकड़ा जाते हैं और दासत्वों में चले जाते हैं, क्या कभी ऐसे लोगों का ये कैसे कैसे परिस्थिति से होकर पार होते हैं? क्या कभी इनमें से कभी ऐसा हुआ है कि ये वे सहायता के लिए खुद अपना पैर उठाते हैं और चाहते हैं कि कोई हमको बचा ले, ऐसा?
देखिए, ये जो सिचुएशन जो होता है, जो विक्टिम्स होते हैं, जो इस दौर से गुजरते हैं, पहले बात तो वो वोकल नहीं होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत नया होता है उनके लिए। दूसरी बात ये रहता है कि एक स्टिग्मा एसोसिएट रहता है उसके साथ। लोग क्या कहेंगे, अगर मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी या उठाऊंगा तो मेरे मम्मी पापा कहाँ जाएंगे, उसको तो कुछ सुनाएंगे नहीं आसपास के लोग। दूसरी बात होता है उनके अंदर में एक ट्रॉमा क्रिएट होता है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, क्योंकि वो तो ये मन की बात तो पहले तो कंफ्यूज्ड होते हैं, फिर वो कंफ्यूज क्लियर किसके पास जाके करे उसको समझ में नहीं आता है, और उसके कारण पे एक अलग तरीके का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा उसको गुजरना पड़ता है। स्थिति डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से पता चलता है। दूसरा ये भी होता है कि ये लोग काफ़ी अपने आप को ना आइसोलेट कर लेते हैं, किसी के साथ ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है, अपने आप में ही रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि और बाद में जाके जब ऐसे सारे लोगों को जब रिक्रूट किया जाता है, शुरू में तो उसे पता नहीं चलता, वो तो खुशी खुशी जाता है कि चलो मेरा जीवन में एक बदलाव आने वाला है। जब डेस्टिनेशन पॉइंट में जब पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि अरे ये तो कुछ गड़बड़ हो गया है, तो वहाँ पे वो शॉक वाले स्टेट में रहते हैं। तो शॉक स्टेट में रहते हैं तब वो प्रतिवाद तो करते हैं कि नहीं, मुझे ये सारे काम तो करने नहीं है, आपने तो कुछ दूसरा वादा दिया है। तो लेकिन जब वो आंदोलन करते हैं तो उसके ऊपर ना और ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है आप मार ही दो, क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे तो मार देंगे, तो मार दीजिए। लेकिन ये ट्रैफिकर लोग इतने ख़राब होते हैं, इनके अंदर में जो इंसानियत इतना मर जाते हैं कि ये लोग इनको मरने भी नहीं देंगे, जीने भी नहीं देंगे, मरने भी नहीं देंगे। इनको शारीरिक रूप से इतना टॉर्चर करेंगे, खाने नहीं देंगे, पीने भी नहीं देंगे, और अगर नहीं खाएंगे तो आपको पकड़ के ज़बरदस्ती निकाल के खाना खिलाएंगे। कभी कभार तो वो जो सिगरेट होता है, सिगरेट का बर्निंग सिगरेट का भी आपको एक पिंच कर देंगे। तो इस तरीके का वो लोग टॉर्चर करते हैं। तो टॉर्चर करते 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 फिर उसके साथ तो रेप भी होता है कभी कभार। तो तब ये सोचता है कि तब मेरा ज़िंदगी यही हो गया, इसके अलावा तो और कुछ होगा नहीं, और कितना दिन तक चिकूंगी। तो यही वो अपना लक समझ के, भाग्य समझ के वो उसको जीवन बिताने लगता है। लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार में जितने मैंने केस डील किया वहाँ पे सब कोई ने मदद तो नहीं पुकारा था, लेकिन कुछ लोग जो है जिसको पहले से अगर पता चल जाता है कि हाँ ये मैंने कहीं सुना था कि ये इसको ट्रैफिकिंग बोलता है, या मेरे साथ जो घटना घटा, क्योंकि ये कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि पता नहीं चलता है कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। लेकिन इसके पास अगर थोड़ा सा नॉलेज अगर हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो तुरंत तब लेकिन वो हेल्प के लिए मांगते हैं। तो मेरे एक इंसिडेंट में ऐसा हुआ था कि उसको इस तरीके से लेके डेस्टिनेशन पॉइंट में लेके चले गया था, और उसको पता चला कि ये कुछ गड़बड़ है मेरे साथ। तब भी डेस्टिनेशन पॉइंट, ट्रांजिट और डेस्टिनेशन पॉइंट के बीच में था। तो बोला कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। तो जो एजेंट था वो बोले थे कि आप मोबाइल फ़ोन कुछ नहीं दीजिएगा, मम्मी पापा को बोले थे कुछ मत दीजिएगा, झूठ में लेके जा रहे थे बच्चे को। तो लेकिन वो लड़की का उसके मम्मी ने छुपा के एक मोबाइल फ़ोन दे दिया था, तो वो किसी को बताए नहीं थे, अपने में रखी थी। तो उसके बाद जो ट्रांजिट पॉइंट में जब पहुंचा तो ये बच्ची ने कहीं से सुन लिया बातचीत इनका, लोगों का, 2-3 लोग का, कि यहाँ पे बेच देंगे या कुछ तो उसको सुनाई दिया। तो उसको कन्फ्यूजन लगा कि गड़बड़ है कहीं कुछ पे। तो तुरंत क्या किया, वो फ़ोन लेके छुपा के फ़ोन कर दी, उसका अम्मी को फ़ोन करके बोले मम्मी कुछ तो गड़बड़ है, आपको जो वादा किया था ये तो वहाँ नहीं, कुछ और चीज़ के लिए लेके जा रहे हैं, हमको तो लग रहा है बेच देंगे ये लोग, हम आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप जल्दी से कुछ कीजिए, हमको बचाइए। तो उसके मम्मी ने तुरंत क्या किया, वहाँ के एक लोकल संस्था थी एरिया में, उस गांव में, तो उनको बताया। वहाँ से हम लोग को जो मेन एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे उनको बताया, और वहाँ से हम लोग इमीडिएटली मतलब विदिन 3 to 4 आवर्स के अंदर में हम लोग एक नेटवर्क बिल्ड कर लिया अपने आप में। जो बाकी जो रेस्क्यू टीम है
और तुरंत हम लोग वो जो फ़ोन जो है, हम लोग ने बोला था उस मम्मी के साथ वो कांटेक्ट में थी, तो अम्मी उसको बोला था कि तुम बेटा ऐसे भी करके फ़ोन स्विच ऑफ मत करना, क्योंकि हमारा वो जरिया ही है, वो फ़ोन के थ्रू से हम लोग को ट्रैक कर सकेंगे। तो वो फ़ोन के ज़रिए से ही हम लोग वो बच्ची को ट्रैक कर सके और पूरा झुंड को हम लोग ट्रांजिट एरिया से रेस्क्यू कर सके। सो दिस इज़ वन ऑफ द सक्सेस स्टोरी। तो वो बच्ची का या जो इंसान के साथ अगर थोड़ा सा भी नॉलेज अगर हो जाता है तो वो मदद के लिए वो पुकारते, लेकिन नॉलेज ही अगर नहीं हो कि मानव तस्करी है क्या, उसका कंपोनेंट क्या है, तो सहायता मांगना भी उनके लिए थोड़ा मुश्किल होती है। इसलिए हम सोचते हैं कि लोगों को अवेयर होना चाहिए और अवेयरनेस प्रोग्राम की आवश्यकता है। जी। तो इस दरमियान में हम अपने समाज की ओर आते हैं कि हम जो चर्च वाले हैं, मसीही लोग हैं, हमारे मसीही समाज का इसमें क्या रोल हो रहा है? हमारे कलीसिया के तरफ से कुछ होता है इसमें? हमारा चर्चेस रोल कैसा होना चाहिए? अभी जो कुछ हो रहा हो, छोटे छोटे तरीके से तो कुछ बहुत होता है। जैसे मैं जानता हूँ कि दुर्गापुर डायसिस में भी ऐसे ट्रैफिकिंग के एंटी ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बनाए हैं। तो वैसा और भी कुछ रोल आपको पता है या तो कुछ सलाह दे सकते हैं तो अच्छा होता। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हम चर्च में या कलीसियों में एक बर्डन क्रिएट करना पड़ेगा कि खुद का एक बर्डन, ये जो सेल्फ रियलाइजेशन वाली बात, जो हमें कुछ करना है। क्योंकि बाइबल में भी अगर हम देखें कि मूसा के जो कहानी है, वहाँ पे बर्डन लेकिन मूसा ने लिया था कि उसको एक लगा, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ था कि मुझे कुछ करना है, कि मेरे लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है और ये स्लेवरी में है और मुझे ये कैसे भी करके निकालना है। तो वो स्टोरी में भी एक इंसान था जो पूरा लीड कर रहा था, उसके अंडर में एक बर्डन, एक अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी काम कर रहा है। तो ये सेम चीज़ हमारे आज के जो कलीसिया है, चर्चेस है, खास करके जो लीडर्स जो लोग हैं, पास्टर्स है, पास्टर्स कमिटी है या वुमेन कमीशंस जो है, जो काम कर रहे हैं, उनके अंदर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और बर्डन के स्वरूप पहली बात तो आना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि ये लोग जैसे ये चीज़ को समझेंगे कि सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं हमें कुछ करना है मानव तस्करी के बारे में, तभी जाके आप कुछ एक्शन पॉइंट डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि आप छोटा छोटा करके अवेयरनेस प्रोग्राम, आप जागरूकता का जो कैंपेन है आप कर सकते हैं। जैसे संडे स्कूल के जो बच्चे हैं, संडे स्कूल के बच्चों के लिए आप कुछ प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटी तैयार कर सकते हैं, कुछ IEC मटेरियल तैयार कर सकते हैं, पिक्चर्स रिलेटेड कुछ या ऑडियो विजुअल कुछ मटेरियल तैयार कर सकते हैं, जिसमें आप छोटा छोटा करके कार्टून के तरीके से आप बता सकते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है। युवाओं के लिए जब वो कैंपेन जब हो रहा है, वहाँ पे ये इश्यूज़ को थोड़ा इंक्लूड कर देना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में कि कैसे किस तरीके से होता है, या वुमेन्स के जब कुछ गैदरिंग होता है, कॉन्फ्रेंसेस होता है, वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम थोड़ा बहुत कर देना। और दूसरी बात ये जो लीडर्स जो और एक काम कर सकते हैं, दूसरा बात ये है कि जैसे मैंने बताया था कि जो कारण मेन होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट होता है, पॉवर्टी वाला जैसे कारण होता है, एजुकेशन के लिए जो कारण होता है, तो छोटे शहरों में ये सारे अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। तो जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी अगर चर्च या कलीसिया से अगर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर शायद वो प्लेसमेंट एजेंसी के पास नहीं जाके एक प्रॉपर चैनल से वो आपके तौर से जा सकता है। आप जब जगह पे हैं, जैसे सोच लीजिए आप रांची में हैं, आपके ये कलीसिया ही ना कोई जाते हैं प्लेसमेंट एजेंसी के पास काम मांगने के लिए, तो आपके पास अगर एक रिसोर्स रहता है कि है यहाँ एक प्लेसमेंट एजेंसी है, या फिर आप कलीसियों के पहले से बता देते हैं कि अगर आप कोई बाहर जा रहे काम करने के लिए ढूंढ रहे हैं, तो वो चीज़ हमें थोड़ा बता के जाइए, ताकि हम लोग मदद कर सके कि वो प्लेसमेंट एजेंसी कितना सही है कितना नहीं है। ये आप क्रॉस चेक के लिए मदद कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप लोग एक नेटवर्किंग,
क्योंकि ये जो मैंने बोला है कि ये जो क्राइम है ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, टीम वर्क के साथ काम करते हैं, तो ज़रूरी है कि हम में भी एक टीम वर्क होना चाहिए। तो टीम वर्क कैसे होगी ना, हमें अपना संपर्क बढ़ाना पड़ेगा, अपना नेटवर्किंग जो है, लियाजो जो है, वो दोस्ती जो है वो हाथ बढ़ाना पड़ेगा। हम चर्च में ही नहीं रहेंगे, हमें चर्च से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे आसपास जो थाना है वो थाना से हम दोस्ती रख सकते हैं, अगर महिला थाना है वहाँ से हम दोस्ती रख सकते हैं। कभी कभार उनको भी बुला के भी हमारे चर्च में जब कोई सेशन होता है उनको भी इन्वॉल्व करना, और उसके साथ साथ हम लोग जो सरकारी जो हम यूनिट सब बताए हैं, जैसे DCPU बताए हैं, CWC हम लोग जो बताया है, ये जो पर्सनल्स होता है कहाँ कहाँ बैठता है, जो रांची में भी है CWC DCPU है, तो इनका एक रिसोर्स डायरेक्टरी बना के अगर हम हेल्पलाइन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ अगर हमारे हर एक चर्च में रहता है, तो एटलीस्ट हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई सहायता की ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग खुद कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो वे ये जो डिटेल्स है कोई पे जो अगर हमारे चर्च के नोटिस बोर्ड है वहाँ पे अगर हम लगा के रख देते हैं तो जिसको जो ज़रूरत पड़ेगा एटलीस्ट वो उसका हेल्प ले सकता है। तो इस तरीके का हम लोग काम कर सकते हैं। दूसरे वुमेन लोग जो है, वुमेन जो है, देखिए महिलाओं के पास ना हर तरीके का इंफॉर्मेशन रहता है, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी ही एक अच्छा फ्रेंडशिप बना लेते हैं, तो दे कैन वर्क एज अ गुड विजिलेंट मेंबर कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसका सारा इन्फॉर्मेशन इनके पास रहता है। तो ये अगर थोड़ा और विजिलेंट हो जाए, थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल हो जाए, तो शायद वहाँ से हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स क्रिएट कर सकते हैं कि वुमेन लोगों को बताना है कि भाई आप लोग कोई डिसीजन लेने के पहले हमसे भी थोड़ा डिस्कशन कर लीजिए, शायद हम लोग कुछ आपको मदद कर सकते हैं। महिला मिला के इनकम जनरेशन का जैसे हो गया कि सॉफ्ट टॉयज़ बनाने वाला, या तो कोई सरकार में भी बहुत सारे इनकम जनरेशन का जो बता रहे उपाय बता रहे हैं, और एक जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव मैंने बताया है कि महिलाओं के लिए जो अलग से जो इनिशिएटिव किया है उसके साथ थोड़ा बहुत कलेशिया के साथ नेटवर्किंग करना कि वहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है तो यहाँ ये लोगों को जिसको काम की ज़रूरत है, जो अपॉर्चुनिटी आ रहा है एम्प्लॉयमेंट का, उसको लिंक करवा देना, ये सारी चीज़ के बारे में डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा ये है यूथ जो है, यूथ एक बड़ा मैन पावर की तरह काम सकता है। दे कैन डायरेक्टली वर्क एज अ वॉलंटियर, उनको आगे आके दे कैन बी एसोसिएटेड विद द NGOs, क्योंकि ये भाग दौड़ का काम यही लोग ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब रेस्क्यू ऑपरेशन की जब ज़रूरत पड़ता है, रेस्क्यू ऑपरेशन में ये युवाओं की बहुत ज़रूरत पड़ता है। तो अगर पुलिस को पता रहता है कि चलो हमारे पास कुछ युवाओं का दल है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में हेल्प कर सकता है, तो तुरंत वो चर्च को कांटेक्ट करेगा। तो चर्च भी जाके अगर पुलिस को बता सकता है कि हमारे पास यूथ का कुछ मैन पावर है, अगर आपको रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेल्प लगेगा, या तो बच्चा कहाँ पे है। हम लोग का होता है कि बच्चा रेस्क्यू होने के बाद भी कभी कभी बच्चा ठिकाना नहीं बता सकता है, क्योंकि वो बच्चा जब ट्रैफिक हो जाता है वो अपना आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है, वो कौन थे और क्या हो गया है इसका अंतर वो कुछ बता नहीं सकता है, उसका माँ बाप कौन था, यहाँ तक कि वो अपना नाम तक भूल जाते हैं। क्योंकि मेरा नाम संगीता यहाँ पे है और मैं जब ट्रैफिक हो जाती हूँ तो मेरा नाम शायद पायल रख दिया जाता है, और मैं अपने आप को वही दिलासा देकर और मेरा नाम पायल ही है, मेरा नाम जो संगीता है वो मैं भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये काउंसलिंग सपोर्ट जो होता है, ये कभी कभी काउंसलिंग सपोर्ट भी लेकिन चर्च से भी प्रोवाइड हम लोग कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि हमारे पास कुछ एक्सपर्ट अगर है कोई तो वहाँ से भी दे सकते हैं, या तो फिर वो जो उनके जो एड्रेस जो बच्चे बताते हैं, कभी कभी डेस्टिनेशन पॉइंट से कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ केसेस मिलता है कि वेस्ट बंगाल से रेस्क्यू हुआ है लेकिन बच्चा है रांची का। तो अभी जैसे चर्च में डायसिस में काफ़ी कनेक्शन होता है, तो सपोज़ वो पुलिस आगे हमें अगर बताते हैं देखिए हमें एक केस मिला है, तो बच्ची तो बोल रहा है रांची का, एक कुछ फलाना एक एब्रप्ट आइडिया एड्रेस दिया है, तो वेरिफिकेशन कराना है कि वो फलाना जगह सही है कि नहीं। तो एटलीस्ट हम चर्च के थ्रू से भी वेरीफाई करा सकते हैं कि ये एक जगह मिला है, तो क्या हम युवाओं को सेंड कर सकते हैं कि वहाँ पर घर में देख के आने के लिए कि हाँ यही पिक्चर है, यही बच्चा है कि नहीं। तो इस तरीके का
हेल्प भी लेकिन हम लोग युवाओं से ले सकते हैं। हालांकि इसका ट्रेनिंग का ज़रूरत पड़ता है, तो वो ट्रेनिंग हम लोग जो चर्च के लीडर्स थे वो ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। गवर्नमेंट को बोल सकता है कि हमारे कुछ मैन पावर्स है यूथ के जो इंटरेस्टेड है, आप आके इनको ट्रेनिंग दीजिए ताकि इनको भी पता चले कि आपको किस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग में एज ए वॉलंटियर आप काम कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो देर आर वेरियस रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट यू कैन प्ले, बट सबसे पहले वही है ना कि अपने को एज अ बर्डन और एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, वो जो सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ रहता है। और झारखंड और रांची जैसा एरिया में जहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जहाँ पे पॉवर्टी का ये भी बहुत ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बहुत जहाँ कम है, तो यहाँ पे ऐसे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा मिलजुल के काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम लोग बाइबल में भी वही हम लोग देखे हैं कि एज अ टीम वर्क काम करने के लिए ही बोला जाता है। तो आई होप लाइक एज अ चर्च वी ऑल्सो हैव टू कम टुगेदर, वॉट एवर हुएवर जेंडर से हो या कोई भी कास्ट से हम लोग हो, आने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। तो मैं समझता हूँ कि हमारे सब श्रोता लोग, हमारे कलीसिया के सब भाई बहन लोग भी जो यहाँ सुन रहे हैं, तो उनको अब ज्ञात हो गया होगा कि ये कितने आवश्यक विषय है और इसमें हमें उदासीनता नहीं रहना चाहिए। इसमें हमें एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। और मैं सोचता हूँ कि ये काम जैसे हमने बाइबल में पढ़ा कि ऐसे बंधन में पड़े हुए लोगों को छुड़ाना, उनकी मदद करना, उनको स्वतंत्र करना, ये परमेश्वर की तरफ से ये आज्ञा है। ऐसा समझकर हम लोगों को इस कार्य में इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है। एनीवे, संगीता जी हम बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद के 2 शब्द बोलने के लिए एंजल शिफा हैं जो हमारी ओर से, रांची की ओर से वे धन्यवाद ज्ञापन कर देंगे। मैं दीदी संगीता सारेन को उनके इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने जिन बातों की जानकारी हमें दी है वो बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण है। यह सचमुच सोचनीय विषय है। मसीही समाज और कलीसियाओं के अगुवों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए मंडलियों को तैयार करें। धन्यवाद दीदी। थैंक यू सो मच। Please like, share and subscribe our YouTube channel Biblical Matters. Thank you.